बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 15.5 एम्पिरिकल फार्मूला। मैं ना आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। आपने ज़ाहिर है बायो में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। अक्सर बच्चे कहेंगे C6H12O6 जो कि बिल्कुल ठीक है, यानी ग्लूकोज का यही फार्मूला है। लेकिन बच्चे ये जो फार्मूला है ना, ये इस तरह का फार्मूला है, इसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इस तरह का फार्मूला है कि इसमें हर एटम के ना प्रॉपर नंबर बताए गए हैं, यानी पूरी डिटेल बताई गई है। जैसा कि इसमें बताया गया कि कार्बन जो है ना वो 6 एटम्स मौजूद हैं ग्लूकोज के अंदर। ओके, हाइड्रोजन जो हैं वो 12 एटम्स हैं उसके, और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हम हर एटम्स के नंबर भी बताते हैं। लेकिन फार्मूले की एक और टाइप होती है जिसका नाम है बच्चे एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ रेशो बताई जाती है बिटवीन एटम्स। ठीक है, रेशो बिटवीन एटम्स। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज का ही एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, तो देखो गौर से सुनना। आप क्या करोगे, C6H12O6 इन सब में देखें तो 6 फिर 12 यानी 12 और फिर 6 आ रहा है, तो तीनों 6 के टेबल पे तकसीम हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो आप ऐसा करो, इनको 6 के टेबल पे डिवाइड कर दो। ठीक हो गया। तो अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, कार्बन सिर्फ एक बच जाएगा। 6 2 12 होता है, तो हाइड्रोजन बचेंगे 2। ये भी 6 से कैंसिल, तो ऑक्सीजन बचेगा 1। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें एटम्स के दरमियान, देखिए कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो होती है ना, सिंपलेस्ट रेशो, सादा तरीन रेशो, कि कार्बन पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं 2, ऑक्सीजन पाया जा रहा है 1। यानी जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। गौर से सुनने वाली बात है, ये मज़ेदार है। जितने कार्बन होंगे बेटा उतने ही ऑक्सीजन होंगे, और हाइड्रोजन जो हैं वो 2 यानी उनसे डबल होंगे। तो हमने जब एक्चुअल फार्मूला देखा तो वाकई ऐसा हुआ, जितने कार्बन थे उतने ही ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन उनसे डबल थे। तो देखें ना, 6 थे कार्बन, 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डबल यानी 12 हो गए जी। तो अब इसको पढ़ते हैं। कहता है ये वो फार्मूला है विच शोज़, जो हमें बताता है सिंपलेस्ट यानी सादा तरीन होल नंबर रेशो। यानी ये जो रेशो होगी ना, इसका हमेशा होल नंबर में बात होगी। जैसा कि ये कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, ये तीनों क्या हैं, होल नंबर है। यानी कभी पॉइंट में नहीं वैल्यू आएगी, जैसा कि कार्बन 0.7 है, हाइड्रोजन 0.9 है, यानी ऐसे बात नहीं होगी। ठीक है, तो होल नंबर की एक रेशो होती है किसके दरमियान, एटम्स के दरमियान। और जो एटम्स उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, कंपाउंड मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ग्लूकोज की मिसाल ली है, तो ग्लूकोज एक कंपाउंड है, समझ गए। उनके दरमियान जो होल नंबर की सिंपलेस्ट रेशो है ना, सादा तरीन, दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मिसालें कुछ दी गई हैं। मिसाल के तौर पे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, यानी जिसको आप H2O2 कहते हैं ना बच्चे, ये H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो HO है, यानी सिंपलेस्ट रेशो है ना, आपने इसको 2 पे डिवाइड किया है, तो ये 2 से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे ना। तो आपके पास जो सादा यानी सिंपल तरीन जो रेशो है ना, वो HO है, यानी जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। तो हाइड्रोजन बाद में पता लगा 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, सेम टू सेम। सिमिलरली वाटर जिसका फार्मूला H2 है ना बेटा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2 हो। ठीक है, यानी ये ऑलरेडी सादा हालत में। तो इसे समझ आई कि कुछ कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, जो नॉर्मली यूज़ होता है, वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। अगर आप बात करते हैं बेंजीन की, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो आप देखें अगर 6 पे डिवाइड करेंगे ना, दोनों 6 के टेबल पे आ रहे हैं, तो ये सिर्फ C और H बन जाएगा। तो इससे भी क्या समझ लगेगी कि जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो बाद में पता लगा कार्बन भी 6 थे, तो फिर हाइड्रोजन भी उतने होने हैं ना, तो वो भी 6 निकले जी बच्चे। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं स्पेशल कंपाउंड्स का, जिनको हम बोलते हैं
आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? देखें, आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं ना, उनका जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना, वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मिसाल के तौर पे आप NaCl को यही लिखते आए हैं ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही यही है, तो फिर इसका एम्पिरिकल भी तो यही है, क्योंकि एक ही तो सोडियम है और एक ही तो क्लोराइड है। तो ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है, एक और मिसाल ले लें कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 की, तो अब यही इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते आए हैं और यही बचे इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, यानी एक कैल्शियम और क्लोरीन जो हैं वो 2, ये लगने ही लगने हैं। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, वो वही है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, यानी उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उनका एम्पिरिकल है। जी देखें, कहता है ऑल द आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। यानी उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, वही कॉमनली यूज़ होता है, जबकि बाकी कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। जैसा कि आप मिसाल लेते हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आप H2O2 लिखते हो, सॉरी H2O2, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है HO। जब आप ये 2 को ख़त्म करते हो 2 पे डिवाइड करके, और ये भी 2 ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ HO बचेगा, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली यानी आम तौर पर भी अपने एम्पिरिकल फार्मूले से ही लिखे जाते हैं, ठीक हो गया। कह रहा है ये जो फार्मूला होता है ना, ये सिंपलेस्ट रेशो है, ये बात हो चुकी है आइंस के दरमियान, क्योंकि कंपाउंड कौन सा है? आयनिक, तो उसमें एटम्स नहीं बल्कि उनके आइंस होंगे। अब मिसाल दी गई है कि जो NaCl है यानी सोडियम जो क्लोराइड है, उसका जो फार्मूला है वो सिंपलेस्ट रेशो ही है, यानी वही एम्पिरिकल है। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड की मिसाल दी गई है, तो ये भी उसका एम्पिरिकल है। आगे बच्चे आपने यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से कहता है इट इज़ पॉसिबल, यानी ये मुमकिन है कि सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, यानी एक से ज़्यादा कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कॉमन हो। ये MCQs पूछा जा सकता है, जैसा कि एसिटाइलिन यानी C2H2 और बेंजीन C6H6 जो है, उनका फार्मूला है CH, एम्पिरिकल फार्मूला। जी बच्चे, तो देखिएगा, एक कंपाउंड है C2H2, इसका नाम है एसिटाइलिन, और एक कंपाउंड है C6H6, इसका नाम है बेंजीन। अब देखें, जब मैं इनकी सिंपलेस्ट रेशो मालूम करता हूँ ना, इसकी और इसकी, तो मुझे यहाँ पे मिलते हैं कार्बन 2, हाइड्रोजन भी 2। तो मैं सिंपल करने के लिए जो 2 का फैक्टर है ना, उस पर डिवाइड करूँगा। सो क्या होगा कि 2 से कैंसिल, तो कार्बन बच जाएगा, हाइड्रोजन के भी 2 कैंसिल, तो सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है। सो इसका एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH। अगर बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, तो आपको जो सिंपलेस्ट एटम देखने को मिलता है, सॉरी जो नंबर देखने को मिलता है वो 6 है। तो आप 6 के फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो 6 कैंसिल, ये भी 6 कैंसिल, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बच जाएगा। अब आप देखें, 2 डिफरेंट कंपाउंड है, ये एसिटाइलिन है और ये बेंजीन है, बट इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, तो ये बात हो रही है। आगे चलते हैं। इन द सेम वे एक और मिसाल दी गई है हमें कि जो एसिटिक एसिड है जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, और जो ग्लूकोज है जिसका फार्मूला मैं लिख चुका हूँ पहले ही, इनका भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बेटा, वो है CH2 और O। देखते हैं इसको भी जी। तो सबसे पहले देखते हैं CH3COOH को, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। और दूसरी चीज़ साइड बाय साइड हम लिख लेते हैं। दूसरी चीज़ बेटा मेरे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना वो निकालने की कोशिश करनी है। सो ग्लूकोज की इजी है, देखें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो 6 जो है वो फैक्टर है जिस पर ये तीनों कट सकते हैं। सो डिवाइडेड बाय 6, ठीक हो गया। ये कैंसिल होकर सिर्फ एक कार्बन बचेगा, फिर 6 और 12 2 बार जाएगा तो H हाइड्रोजन बचेंगे 2, फिर 6 और 6 कैंसिल तो सिर्फ बचेगा ऑक्सीजन। तो ये आ गई CH2O, ये आ गई ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूले की शक्ल। अब हम निकालते हैं एसिटिक एसिड की। तो देखें पहले मैं इसको ना थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। ये कार्बन है
और ये भी एक कार्बन है, तो मैं लिख लेता हूँ कार्बन यहाँ पे 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे ये रहे 3 और ये रहा चौथा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन बात करते हैं तो ये एक ऑक्सीजन एंड दिस इज़ सेकेंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी 2 है। अब यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो तीनों जो हैं वो 2 के टेबल पे जाएंगे। सो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, अगेन 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, तो ये बनेगा कार्बन एक रह जाएगा, 2 कट गया, हाइड्रोजन साथ में 2 लिखा जाएगा, सो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा जाएगा और ऑक्सीजन। अब यहाँ भी देखें एसिटिक एसिड में भी CH2O आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है CH2O, तो ये वो मिसालें हैं कि कंपाउंड बेशक डिफरेंट है लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम टू सेम है। जी बच्चे नेक्स्ट देखें, तो कहता है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलोइंग द स्टेप्स शोन बिलो, यानी जो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं ना, इनको आप फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए ये स्टेप अगर मैं सिर्फ स्टेप पढ़ाऊँगा ना तो आपको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, ये जो 7 एग्जाम्पल है ना 15.11, इसमें सेम स्टेप्स की जो ना वो डिटेल यहाँ पे करवाई गई है, तो मैं इस एग्जाम्पल को करता हूँ और आप देखिएगा कि जो स्टेप्स हैं ना वो फ़ौरन से समझ आ जाएंगे। जी बच्चे, तो एग्जाम्पल में क्या कहता है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड जो है वो शो करती है कि ये कंपाउंड में क्या चीज़ें हैं, 25.26% मैग्नीशियम है और 74.74% क्लोराइड है या क्लोरीन है। हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो साथ साथ ये एग्जाम्पल हो जाएगी और साथ साथ हम जो है उस स्टेप्स को समझेंगे। जी बच्चे, तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अभी तक आपके पास गिवन है परसेंटेज कंपोजिशन मैग्नीशियम की, जिसकी वैल्यू आपके सामने है 25.26%, और जो क्लोरीन है उसकी वैल्यू है 74.74%। अब मूव करते हैं, जो स्टेप नंबर 1 है उसको समझते हैं। पहला स्टेप ही क्या है, डिटरमाइन करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, तो आपने कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो देखें वो पहला स्टेप हो गया है, मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली और फिर क्लोरीन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो निकाल ली। जी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 गौर से समझिएगा बेटा, आपने क्या करना है कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ना इसको मैस में तब्दील कर देना है। तो देखिए मैस कैसे निकलेगा, जो 25.26 है ना इसके साथ ग्राम लिख देना है और 74.74 जो है उसके साथ ग्राम लिख देना है। आपने इमेजिन करना है कि ये जो दोनों को मिला के 100 ग्राम बनता है, 100 ग्राम। तो देखिए 25.26 ग्राम है मैग्नीशियम और 74.74 ग्राम है क्लोरीन। लेकिन ये दूसरा स्टेप नहीं है, दूसरा स्टेप दरअसल ये है कि आप इनके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम दोनों का निकालेंगे ना, तो आप पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के मोल्स निकालेंगे। तो नीचे ही लिख लेते हैं मोल्स ऑफ क्लोरीन, Cl हमने निकालने। तो बच्चे मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस, ओके। तो इधर भी लिख लेते हैं मोल्स का फार्मूला मैस ओवर मोलर मैस। जी बच्चे, तो देखें मैग्नीशियम का मैस कितना है, ऊपर देखें मैग्नीशियम का मैस यहाँ लिखा है, दैट इज़ 25.26 ग्राम डिवाइड बाय मैग्नीशियम का जो मोलर मैस होता है ना वो ज़ुबानी याद रखना है, दैट इज़ 24 ग्राम, ओके। जिस तरह आपको याद है ना कार्बन का 12 ग्राम है, तो इस तरह मैग्नीशियम का भी काइंडली याद कर लेना 24 ग्राम होता है। इस तरह क्लोरीन का मैस, तो क्लोरीन ये रहा, इसका जो मैस है वो ये रहा 74.74 ग्राम डिवाइडेड बाय जो क्लोरीन का मोलर मैस है वो होता है बेटा 35.5 ग्राम। ये भी ज़ुबानी याद करने वाली वैल्यू है। जी बच्चे, जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो जवाब आता है 1.05, ठीक है, और जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो जवाब आता है 2.10। जी, अभी हम समझते हैं स्टेप नंबर 2 जो हमने एक्चुअली कर लिया है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। आपके पास 2 एलिमेंट थे मैग्नीशियम और क्लोरीन, आपने उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने
और उसका तरीका भी बताया हुआ है। दिस इज़ डन, ये कैसे किया जाएगा? बाय डिवाइडिंग द मैस ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस कह लो या जिसको मैं मोलर मैस कह रहा हूँ ना, तो आपने उस एलिमेंट का मैस और उसका एटॉमिक मैस या मोलर मैस आपस में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो मोल्स निकल आएंगे। ओके बच्चे, अब हम थर्ड स्टेप पहले करते हैं। आपको पता है ना, करने से बहुत अच्छी समझ आ रही है, तो थर्ड स्टेप करना है पहले। थर्ड स्टेप ये है कि बेटा आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है। अब एटॉमिक रेशो क्या होता है, बात गौर से सुननी है, आपके लिए नई बात है। आपने देखिए मैग्नीशियम के मोल्स निकाले, ये वैल्यू, ठीक, क्लोरीन के भी मोल्स निकाल लिए और वो ये वैल्यू। आपने दोनों वैल्यूज़ में से जो छोटी वैल्यू है ना उसको चूज़ कर लेना है। तो देखें छोटी वैल्यू ये तो 2.10 है और ये 1.05 है, तो 1 छोटी वैल्यू है ना, मैंने इसको चूज़ कर लिया जो छोटी मोल्स की वैल्यू है। अब आपने एटॉमिक रेशो कैसे निकालनी है, तो देखें एटॉमिक रेशो पहले मैग्नीशियम की निकलेगी, ये वाला, और फिर निकलेगी क्लोरीन की, ये वाला। मैग्नीशियम की कैसे निकलेगी? जो मैग्नीशियम के मोल्स हैं दैट इज़ सेम 1.05, उसको डिवाइड करना है जो आपने छोटी मोल्स की वैल्यू सिलेक्ट की है उस पर, ओके, तो निकलेगी एटॉमिक रेशो। इसी तरह क्लोरीन की एटॉमिक रेशो भी कैसे निकलेगी? यहाँ पे क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स पुट करेंगे तो क्लोरीन ये रहा और नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.10, तो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स 2.10 पुट किए, डिवाइड में जो अगेन वही जो छोटी मोल्स की रेशो चूज़ की है दैट इज़ 1.05 वही पुट करनी है। तो यहाँ पे समझ आ रही है ना आपको बात? आपने दोनों मोल्स में से जो छोटे मोल्स की नंबर है ना वो चूज़ कर लेना है। और एटॉमिक रेशो का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने जिस भी एलिमेंट की एटॉमिक रेशो निकालनी है ना, मैग्नीशियम की या क्लोरीन की, आपने उस एलिमेंट के मोल्स को उस सिलेक्ट की हुई छोटी वैल्यू पर डिवाइड कर देना है। फिर क्लोरीन की निकालनी थी तो क्लोरीन के मोल्स लिए और वो जो छोटी रेशो थी उसके साथ डिवाइड कर दिया। जी बच्चे, तो जब मैं मैग्नीशियम के इन रेशो को डिवाइड करता हूँ तो जाहिर है 1.05 से 1 टाइम कट होगा, तो मैग्नीशियम की एटॉमिक रेशो क्या आएगी? 1 आएगी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 1.05 है, ऊपर 2.10 है, तो एग्जैक्टली 2 बनता है, तो क्लोरीन बन रहा है 2। तो ये निकल आई एटॉमिक रेशो। मूव टू द स्टेप नंबर 3, इसको एक बार क्विकली समझ लेते हैं। कहता है डिटरमाइन, यानी मालूम करें एटॉमिक रेशो, ठीक है, कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो निकाल लें। दिस रेशो कैन बी फाउंड, आप इस रेशो को निकाल सकते हो कैसे? बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज़ है कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक रेशो कैसे निकलेगी? डिवाइड करके। कैसे? उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है किसके साथ? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अब देखिए बच्चे, स्टेप नंबर 4 है कि आपने अब इसको देखकर एम्पिरिकल फार्मूला बना लेना है। सो मैं लिख लेता हूँ मेकिंग एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना, तो आप गौर से देखें बेटा, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? मैग्नीशियम 1 है तो Mg लिख दूंगा एक ही बार, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन लिख के साथ में 2 लिख दिया, तो ये कंपाउंड बन गया MgCl2। ठीक हो गया, ये इसका फार्मूला निकल आया। अब स्टेप नंबर 4 देखिएगा, कहता है इफ़ द एटॉमिक रेशो, ये जो आपने एटॉमिक रेशो निकाली है ना, ऑब्टेन जो आपने निकाली है, इज़ द सिंपल होल नंबर। अगर वो सिंपल होल नंबर हो जैसा कि हमारे केस में है, 1 आया एक नंबर एटॉमिक रेशो और एक 2 आया, तो ये सिंपल जो है वो होल नंबर हैं। तो इससे क्या होगा? इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला, यानी आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा जैसा कि मैंने अभी फ़ौरन से लिख लिया। अदरवाइज़ लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी अगर पॉइंट में वैल्यू है ना, मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम की एटॉमिक रेशो 1 की बजाय होता 0.7, तो अगर ऐसा ना होता तो आप क्या करते? मल्टीप्लाई करते इस रेशो को विद सूटेबल डिजिट, यानी आपने एक सूटेबल डिजिट चूज़ करना था, फिर इस रेशो को मल्टीप्लाई करना था ताकि आपके पास होल नंबर मिल जाता। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर 0.7 आता यानी पॉइंट में आ जाता, तो मैं इसके साथ शुरू से पहले 1 से मल्टीप्लाई करता, जवाब आता 0.7, अभी भी पॉइंट नहीं ख़त्म हो रहा, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, 3 से करता,
तो किसी पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो जाता है ना, तो आपको वो नंबर जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं आपने बात रखनी। बहरहाल, यूज़ दिस होल नंबर रेशो एज सबस्क्रिप्ट फॉर द एलिमेंट्स टू गेट एम्पिरिकल फार्मूला, यानी वही बात है। जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 15.12। ठीक है, इसमें कहता है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मैस। परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है जिसमें 64.8% कार्बन है, 15.62% हाइड्रोजन है और 21.58% ऑक्सीजन है, और हमें मालूम करना है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो अब मैं ये सारी वैल्यू साइड पे टेबल पे लिख रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। जी बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कार्बन की परसेंट, हाइड्रोजन की परसेंट और ऑक्सीजन की परसेंट जो है ना वो गिवन वैल्यूज़ के हिसाब से लिख ली। अब अगला हमारा काम ये होता है कि हम इन परसेंटेज को ख़त्म करके ग्राम में तब्दील करें, यानी मैस मालूम करें। ठीक हो गया, तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो मैस आएगा ना कार्बन का, वो जितने परसेंट है ना उस परसेंटेज को ख़त्म करके बस ग्राम लिख देना है। तो ये हो जाएगा 64.8 ग्राम। सिमिलरली जो मैस आएगा हाइड्रोजन का H का, वो भी परसेंटेज को ख़त्म करके ग्राम लिख देना है, तो ये बनेगा 15.62 ग्राम। इसी तरह से ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है उससे आप मालूम करेंगे मैस ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी 21.58%, शिफ्ट हो जाएगा 21.58 ग्राम के अंदर। तो अब मैंने तीनों का मैस निकाल लिया और वो ग्राम में बनता है। जी बच्चे, अगला काम ये होता है कि आप इन मैस को यूज़ करके मोल्स निकालें। तो मुझे निकालने हैं मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक, उसके बाद मुझे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद मुझे निकालने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे इन तीनों के मोल्स निकालने हैं। तो कार्बन के मैस, हाइड्रोजन का मैस निकाला, ऑक्सीजन का मैस निकाला, अब इन्हीं के मोल्स निकालने। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो इधर भी लिख लेते हैं मैस बाय मोलर मैस, एंड सेम यहाँ भी लिख लेते हैं ऑक्सीजन का मैस ओवर ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना है। ठीक है, नाउ बच्चे कार्बन की बात हो रही है पहले, तो कार्बन का मैस कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैस ऑफ कार्बन दैट इज 64.8, तो ये है 64.8। अब डिवाइड में मोलर मैस आएगा किसका, कार्बन का। तो बच्चे कार्बन का जो मोलर मैस होता है वो आपको पता है 12 होता है। तो बच्चे जब मैंने इनको डिवाइड किया तो वैल्यू आई 5.4। अब मुझे बताएं ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए तो मैं मोल्स निकाल रहा हूँ कार्बन के, तो 5.4 मोल्स लिख लेते हैं और इस वैल्यू को बच्चे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते हैं हाइड्रोजन के मोल्स। तो देखिए मैस ओवर मोलर मैस, हाइड्रोजन का जो मैस है वो यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे लिखा है मैस ऑफ हाइड्रोजन 15.62, तो ये है 15.62। डिवाइड में हाइड्रोजन का मोलर मैस जस्ट 1 होता है, तो ये वैल्यू सेम टू सेम रहेगी 15.62 और ये है मोल्स है। तो अब मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के लिए मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हो कि मैस ऑफ ऑक्सीजन है 21.58, सो 21.58 डिवाइड में ऑक्सीजन का मोलर मैस और उसकी वैल्यू होती है 16। तो बच्चे ये डिवाइड करने पे जवाब आता है 1.35 और मोल्स में वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, सो ये निकल आए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जी बच्चे, अब सब के हमने मोल्स निकालने के बाद अगला काम करना होता है एटॉमिक रेशो मालूम करना। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अब मुझे एटॉमिक रेशो निकालनी है। तो एटॉमिक रेशो का क्या तरीक़ेकार होता है कि आपने जो जो मोल्स निकालने हैं ना, जैसे पहले मोल है 5.4, फिर 15 पॉइंट है, फिर 1.35 है, आपने सबसे छोटी मोल्स की वैल्यू को चूज़ कर लेना है। तो ये 5 है, ये 15 है और ये 1 पॉइंट है, तो ये सबसे छोटी मोल्स की वैल्यू को चूज़ कर लिया। अब एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं, कार्बन की एटॉमिक रेशो कैसे निकलेगी,
कार्बन के जो मोल्स निकले हैं ना 5.4, उसको डिवाइड कर देना है जो सबसे छोटी वैल्यू आपने मोल्स में से चूज़ की है, दैट इज़ 1.35। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो कार्बन की एटॉमिक रेशो निकलेगी, लेकिन उसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो निकालने की। तो वो कैसे निकलेगी? हाइड्रोजन के मोल्स को जो कि 15.62 है, इस पर डिवाइड करना है जो सबसे छोटी मोल्स की वैल्यू चूज़ की है, दैट इज़ 1.35। ओके, एंड लास्ट पे आप ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो निकालेंगे, इस ऑक्सीजन की। और वो कैसे निकालेंगे? जो ऑक्सीजन के मोल आए वो वही हैं, यानी 1.35 ही है ऑक्सीजन के मोल्स, और छोटी वैल्यू मोल्स में से भी यही है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। अब आप देखें, पहले ऑक्सीजन की निकाल लेते हैं एटॉमिक रेशो। तो ऑक्सीजन की तो सिंपल है, पूरा पूरा कट हो रहा है, तो आपके पास जस्ट 1 बचेगा। जी बचे, जब मैं हाइड्रोजन की ये वैल्यूज़ को डिवाइड करता हूँ तो जवाब आ रहा है 10, और जब मैं कार्बन की वैल्यूज़ को डिवाइड करता हूँ तो जवाब आ रहा है 4। अब आखिरी काम होता है कि आप एम्पिरिकल फार्मूले को बना लें। सो लिख लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला बनाने लगे हैं। कार्बन सबसे पहले हैं 4 वैल्यू आई, तो मैं लिखता हूँ C4, कार्बन है 4। हाइड्रोजन की बात करें तो वैल्यू आ रही है 10, सो H10। ऑक्सीजन की बात करें तो वैल्यू आ रही है 1, सो सिर्फ ऑक्सीजन लिख देंगे, नीचे 1 लिखना या ना लिखना एक ही बराबर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।